दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, नहीं तो 2 से 3 लाख रुपए लगाकर जो स्लैब की ढलाई कराओगे ना, सब बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार, 2024 में मजबूत घर कैसे बनाएं पार्ट 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चौथे पार्ट में हमने देखा कि घर की दीवार को मजबूत और भूकंप रोधी किस तरीके से बनाते हैं। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि स्लैब को हम मजबूत और भूकंप रोधी किस तरीके से बना सकते हैं, स्लैब को किस तरीके से बनाएं कि स्लैब में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम ना आए, और इसके साथ साथ स्लैब की आपको थिकनेस सही सही कितनी रखनी चाहिए, स्लैब में कितने एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए, और स्लैब ढलाई करते समय क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, और स्लैब मक्खन से भी ज़्यादा चिकनी बने इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपसे एक एक चीज़ प्रैक्टिकल तरीके से शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्लैब ढलाई करने से पहले कुछ इस तरीके से शटरिंग की जाती है। तो शटरिंग करने से पहले एक बात कान खोलकर सुन लेना कि शटरिंग के ऊपर बहुत सारे लोग कुछ इस तरीके से स्लैब को चिकना बनाने के लिए पॉलीथीन लगाते हैं। तो पॉलीथीन 2024 में यदि आप स्लैब ढलाई करा रहे हो तो भूल कर भी मत कराना, क्योंकि पॉलीथीन लगाने से आपकी स्लैब कुछ इस तरीके से सिकुड़ जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब बिल्कुल चिकनी तो दिख रही है, लेकिन स्लैब पूरी तरह से सिकुड़ गई है। और इसके साथ साथ स्लैब ढलाई कंप्लीट होने के बाद जब डिशटरिंग की जाती है तो पॉलीथीन जो है स्लैब के चारों किनारों पर चारों तरफ फंस जाती है, तो उसको निकालने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किनारे पर पॉलीथीन फंसी हुई है, इसको निकालते निकालते ना रो दोगे तब भी ये नहीं निकलेगी, अंत में उसी में छोड़ देना होता है। किनारे की पॉलीथीन जो फंसी रहती है छोटी छोटी, वो कभी नहीं निकलती। तो स्लैब ढलाई करते समय स्लैब को चिकना बनाने के लिए पॉलीथीन कभी भी भूलकर मत लगाना। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि चलो हम पॉलीथीन नहीं लगाएंगे तो क्या हम लगाकर स्लैब की तली को बहुत ही ज़्यादा चिकना हम बना सकते हैं। तो स्लैब ढलाई करते समय आप देख सकते हैं कि आप शटरिंग के रूप में कुछ इस तरीके से जो प्लाईवुड आती हैं इनका उपयोग करिएगा। यदि आप इस तरीके से प्लाईवुड का उपयोग करेंगे तो आपकी स्लैब जो है बिल्कुल चिकनी बनेगी, और इसके साथ साथ आपको पॉलीथीन इसके ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्लैब की शटरिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि शटरिंग के ऊपर कुछ इस तरीके से स्लैब का स्टील जाल बांधा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि स्लैब का स्टील बांधते समय हमें कितने एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो स्लैब का जाल बांधते समय आपको 10 एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और उठता है कि स्लैब में जो हम स्टील लगाएंगे, एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की डिस्टेंस हम कितनी रखेंगे। तो स्लैब में कुछ इस तरीके से जो आप जाल बांधते हैं, एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की डिस्टेंस आपको 15 सेंटीमीटर रखनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब ढलाई हो रही है और एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर रखी गई है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि स्लैब की ढलाई करते समय कुछ इस तरीके से स्लैब बीम बनाई जाती है, और स्लैब बीम बनाने से पहले स्लैब बीम में भी कुछ इस तरीके से स्टील बांधा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हमें स्लैब बीम की ढलाई करते समय उसमें कितने एमएम की स्टील डालना चाहिए। तो स्लैब बीम बनाते समय आपको 12 एमएम की स्टील का उपयोग करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 एमएम की 4 स्टील का उपयोग किया गया है। और स्लैब बीम में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एक रिंग पड़ती है। तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस आपको 15 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर के बीच रखना है। और यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस रखी गई है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, नहीं तो 2 से 3 लाख रुपए लगाकर जो स्लैब की ढलाई कराओगे ना, सब बर्बाद हो जाएगा। यदि आप इसको नहीं करोगे तो आप देख सकते हैं कि आपके स्लैब की सरिया कुछ इस तरीके से स्लैब बनने के बाद स्पष्ट रूप से बाहर की तरफ दिखती रहेगी। फिर इस पर चाहे आप प्लास्टर कराओ, कुछ भी कराओ, सब का सब गिर पड़ेगा नीचे। आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ इस तरीके से 3 रुपए 5 रुपए का कवर ब्लॉक आता है। तो स्लैब ढलाई करने से पहले मार्केट में जाकर इस कवर ब्लॉक को खरीद लेना है। कोई कितना भी बोले कि भाई ये बकवास है, इसको मत लगवाइए, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, आप बोल दीजिएगा कि हम थोड़ा सा बर्बाद होना चाहते हैं, तो इसको आप खरीद लेना। नहीं तो अपने मिस्त्री से 2-3 दिन पहले बोल दोगे ना, तो इस तरीके से आपको बना देगा, ठीक है, आपके घर पर ही बना देगा। उसके बाद स्लैब का स्टील बांधने के बाद कुछ इस तरीके से स्टील के नीचे आपको लगा देना है। लगाने के बाद जब आप स्लैब ढलाई कराओगे तो स्लैब के नीचे इस तरीके से कभी भी सरिया नहीं दिखेगी। और स्लैब की ढलाई करते समय यदि हम स्लैब की थिकनेस की बात करें, यानी कि स्लैब की मोटाई की बात करें, तो स्लैब की मोटाई आपको 4.5 इंच से लेकर 5 इंच के बीच रखनी है। और यदि हम सबसे बेस्ट बात करें तो सबसे बेस्ट स्लैब की जो मोटाई होती है वो 12.5 सेंटीमीटर होती है। बट यदि आप नॉर्मल हाउस के लिए, यानी कि रहने के लिए यदि आप घर बना रहे हो और उस स्लैब की जो थिकनेस है वो 4.5 इंच रख रहे हो, तो भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट यदि हम कंक्रीट रेशियो की बात करें तो स्लैब की ढलाई करते समय आपको 1:3 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना चाहिए।
1 2 3 का मतलब 1 बैग आपका सीमेंट हो गया, 2 बैग आपका सैंड यानी कि रेत हो गया और 3 बैग आपका एग्रीगेट हो गया। स्लैब के लिए 1 1/2 3 कंक्रीट रेशियो बेस्ट माना जाता है। बट क्या है कि इस कंक्रीट रेशियो को मापने में दिक्कत आती है और इसके साथ साथ यदि आप 1 1/2 3 रेशियो की कंक्रीट को डालते समय इसकी अच्छे से कुटाई नहीं करेंगे तो आपको गिट्टी की मात्रा ज़्यादा दिखती है। तो इससे में यदि आप नॉर्मल घर बना रहे हैं तो आपको 1 2 3 रेशियो का कंक्रीट उपयोग करना है। ये आपको सबसे बेस्ट फिनिशिंग और इसके साथ साथ मजबूती भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट, स्लैब की तली को बिल्कुल चिकना बनाने के लिए आप स्लैब कंक्रीट की अच्छे से कुटाई करवाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुटाई की जा रही है। यदि आपके पास वाइब्रेटर है तो वाइब्रेटर का उपयोग करेंगे तो स्लैब की तली बहुत ही चिकनी उतरेगी। और इसके साथ साथ शटरिंग पर आपको बहुत ही अच्छे से ऑयलिंग करनी है। बहुत सारे लोग काला मोबिल लगवा देते हैं, तो काला मोबिल लगाने से सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आपकी पूरी स्लैब काली पड़ जाती है। तो आपको ऑयलिंग करते समय काला मोबिल बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बल्कि कुछ इस तरीके से रिफाइंड ऑयल लेना है और इसके साथ साथ उसमें फ्रेश ग्रीस मिला लेनी है। आप देख सकते हैं कि ये रिफाइंड वाला ऑयल है और इसके साथ साथ इसमें जो है फ्रेश ग्रीस यानी कि जो बिना जली वाली ग्रीस होती है उसको मिला दिया गया है। और इसी लिक्विड को पूरी शटरिंग पर आपको फैला देना है। आपकी जो स्लैब है वो बिल्कुल चमचमाती हुई बनकर तैयार होगी, किसी भी तरह का कालापन नहीं आएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लैब ढलाई करते समय स्लैब का छज्जा यदि 2.5 फीट से ज़्यादा बाहर की तरफ निकाल रहे हो तो कुछ इस तरीके से स्लैब बीम को आगे की तरफ बढ़ा देना। यदि नहीं बढ़ाओगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपका छज्जा गिर पड़ेगा। तो 2024 में मजबूत घर कैसे बनाएं, इस पार्ट में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि घर का प्लास्टर करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे प्लास्टर में किसी भी तरह का क्रैक्स ना आए और आपका प्लास्टर मजबूत से मजबूत बने। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।